नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं आरआरबी ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का मॉड्यूलर सेट 15। अभी तक मैंने 14 सेट करा दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, उससे आप जाकर अवश्य देख लें। और आगे आने वाले 10 सेट के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी विलम्ब को आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा सेट नंबर है 15। पहला क्वेश्चन है, घ्राण तंत्र ऑल्फैक्टरी हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? घ्राण तंत्र कहाँ पे होता है? जो सूंघने की गंध सूंघने की चीज है ना, वो कहाँ होती है? तो नाक में होती है। कहाँ होती है? नाक में होती है। घ्राण तंत्र, जिसमें गंध ग्राही भी कहा जाता है, ठीक है, नाक में मौजूद होता है। यह गंध अणुओं को बांधने में सक्षम एक प्रोटीन है जो गंध घ्राण के संदर्भ में एक केंद्रकीय भूमिका निभाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप सागर में द्वीपों का एक समूह। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसकी सतह का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप लक्षद्वीप मालदीव चागोस समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा है, जो चागोस लक्षद्वीप रिज के सबसे ऊपर है। लक्षद्वीप का अर्थ संस्कृत और मलयालम में 1,00,000 द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप का अर्थ क्या है? संस्कृत और मलयालम में 1,00,000 द्वीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, रानी नाइकी देवी किनको हराया था जो उन 1178 में उनको याद किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को रानी नाइकी देवी ने 1178 में हराया था। ठीक है, नाइकी देवी गोवा में जन्मी गुजरात की रानी थी, ठीक है, जिन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को आक्रमणकारी सेनाओं को हराया और भागने पर मजबूर किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रौफ डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो रौफ कहाँ की एक राजकीय नृत्य है? तो जम्मू और कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तसोकुम सोमाई तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह नागालैंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसको मैं समझाता हूँ। आकाश का नीला रंग वायुमंडल के छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसे नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है और लाल रंग की सबसे लंबी होती है। नीले रंग की रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है और लाल रंग की रोशनी सबसे कम बिखरती है। आंख तक पहुंचने वाली बिखरी नीली रोशनी नीले आकाश का आभास कराती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप जलाशय, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। किसे? पोंग डैम। महाराणा प्रताप सागर को पोंग जलाशय या पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आद्र क्षेत्र में ब्यास नदी पर भारत के सबसे ऊंचे भूकंप रोधी बांध का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम, ठीक है, प्रकाश का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के द्वारा व्याख्यात किया गया है। किसके द्वारा व्याख्यात किया गया है? तो यह आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा किया गया है? आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया है। इसको देखते हैं, क्या है? 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने देखा कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश को अलग और पुनः एकत्र कर सकते हैं और अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में इस घटना का वर्णन किया है। वह प्रकाशिकी में अपने प्रयोगों का वर्णन करने के लिए 1671 में स्पेक्ट्रम शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, स्पेक्ट्रम शब्द का उपयोग सबसे पहले न्यूटन चर्चा ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय या न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। तो कौन से आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? तो 217 के द्वारा किया जाता है। इसको देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एपीकल्चर डैश प्रशोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। कौन सी का बॉक्स बना होता है? तो लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो यह किससे होता है? मधुमक्खी से होता है। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी के शहद निकालने और उसे संरक्षित रखने का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो
क्यों फैल जाती है? वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? तो पानी की बूंदों में पृष्ठ तनाव के कारण इसकी गोलाकार संरचना होती है। यह पृष्ठ तनाव सरल या द्रव का एक गुण धर्म है, जिसके आधार पर यह बाकी मुक्त सतह पर एक लोचदार तत्व या एक फैले हुई रबड़ झिल्ली के रूप में कार्य करता है, जो अणुओं को एक साथ चिपकाता है। इसका कारण कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो पानी के अणुओं के बीच में मौजूद हो जाता है। ठीक है, तो यह किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के डैश संशोधन द्वारा लागू किया गया, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। कि संविधान संशोधन के द्वारा चुनौती दी गई? तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा चुनौती दी गई थी। यूथ फॉर इक्वलिटी ने जनवरी 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा प्रदान करता है। इसने इंदिरा साहनी मॉडल मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की बेंच के फैसलों को पूर्ण अवहेलना की, जिसमें कहा गया था कि एकमात्र आर्थिक मापदंड आरक्षण का आधार नहीं हो सकता है और 50% सीलिंग सीमा को पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो यह किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है वह बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है और मिजोरम की लगती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून कब लड़ा गया था? तो कौन सी ईस्वी में लड़ा गया? तो यह 1539 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 में। उत्तर भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी ने जून 1539 में चौसा की लड़ाई में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। उसने 1540 में हुमायूं को फिर से हरा दिया, जिसके बाद मुगल सम्राट भगौड़ा बन गया। ठीक है, शेरशाह ने 1540 में हुमायूं की सरकार को उखाड़ फेंका और 1545 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 1539। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1539। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो गया? 1539 ऑप्शन 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के सबसे युवा व्यक्ति जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई कर ली, यह किन्होंने यह कृतित्व हासिल की है? तो सत्यरूप सिद्धांत ने किया है। सत्यरूप सिद्धांत ने यह हासिल किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? तो यह वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और डैश के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? तो गुजरात। किनके बीच स्थित है? जो दादर नागर हवेली है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और एग्जाम तक जुड़े रहिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की लिंक आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया गया है? किसके लिए नहीं दिया जाता है? तो यह गणित के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, गणित के लिए नहीं दिया जाता, साहित्य के लिए दिया जाता है, भौतिकी के लिए दिया जाता है, अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, और क्या क्या है? तो शांति के लिए भी दिया जाता है और रसायन विज्ञान के लिए भी दिया जाता है और मेडिकल के लिए भी दिया जाता है, लेकिन गणित के लिए नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डैश उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। यह कौन सी है? तो यह हो गया है छऊ। छऊ नृत्य जो है उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले लोग किया करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की वैज्ञानिक पुस्तक का नाम है, जो 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुआ था। इसने विकासवादी जीव विज्ञान की नींव रखी। इसका पूरा नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या स्ट्रगल में फेवरेट रेस का संरक्षण था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि अंग्रेजों और किन के बीच में हुआ था? सुगौली की संधि अंग्रेजों और किन के बीच में हुआ था? तो
गोरखा के बीच में हुआ था। किनके बीच में? गोरखा के बीच में। 1814 से 16 के एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? 1815 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दाचिंगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दाचिंगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में दाचीग्राम अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसको देखते हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के द्वारा की गई थी। किस कब की? 1997 के द्वारा की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत कार्यरत है। ठीक है, यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की थी? वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की थी? तो रॉबर्ट विटेकर ने की थी। रॉबर्ट विटेकर, RH विटेकर। कब किया था? 1969 में प्रजातियों को 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया। क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में 5 में विभाजित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डैश को उनके पदार्थों पर अनुसंधान के लिए दिया गया था। किनको दिया गया था? तो चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डैश को देश के में कच्चे तेल के विकल्प के रूप में माना जा रहा है जिसमें 7 लाख करोड़ की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण रहित होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो निष्कर्ष पंखे, बायोफ्यूल, वायुशोधक और फाइटो रिमेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोफ्यूल को। ठीक है, बायोफ्यूल को। पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक शोध के अनुसार जैव ईंधन देश के कच्चे तेल का आयात के 7 लाख करोड़ रुपए तक कम करने का एक विकल्प है। बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए वे एक संभावित हथियार भी हो सकते हैं। इसके अलावा मेथनॉल सम्मिश्रण को अपनाने से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी हो सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। पहला आंग्लो सिख युद्ध 1845 और 1846 के बीच सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान सर हेनरी हार्डिंग 1844 से 1848 के कार्यकाल था उनका, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य के आंशिक अधीनता और जम्मू और कश्मीर के कब्जे के रूप में ब्रिटिश राजशाही के तहत एक अलग रियासत बन गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, कब से हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय से हुआ था। इसको देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन में हुई थी। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। यह गांधीवादी आंदोलन से पूर्व सबसे सफल आंदोलन रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किससे सौंपा गया था? शिक्षा विभाग का प्रभार किनको सौंपा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को सौंपा गया था। किनको सौंपा गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम को सौंपा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उच्चतम न्यायालय की याचिका जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 32। किसमें? अनुच्छेद 32 में दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। ठीक है, म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl नाम है। म्यूरिएटिक एसिड एक रंगहीन अति तीखा घोल है जिसमें पानी में हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ठीक है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बहुत सशक्त खनिज और अत्यंत संक्षारक पदार्थ है। इसका उपयोग कई औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में
शामिल नहीं किया जाता है। तो किनको नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गृहिणी का कार्य। ठीक है, गृहिणी का कार्य इसको शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा और अनुमानित किया जा सकता है। घरेलू काम करने वाली एक गृहिणी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि एक गृहिणी द्वारा की जाने वाली सेवा का आकलन आर्थिक रूप में नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक का आपके पास क्वेश्चन पहुंचती रहेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरित्र, रामपाल चरित्र। ठीक है, रामचरित्रम या रामपाल चरित्र, ठीक है, इनके द्वारा रचित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे के पर्व को डैश के नाम से जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? विजयदशमी भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? विजयदशमी बोलते हैं। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से जाकर के मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? इनमें से ऐसी कौन सी घटना जो है वह 1905 से पहले की घटी हुई है? तो चापेकर बंधुओं द्वारा प्ले कमिश्नर की हत्या, चापेकर बंधुओं द्वारा प्ले कमिश्नर की हत्या जो है उससे पहले की घटना। यह 22 कब की है? 22 जून 1987 को घटना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुरही दिहिंग, बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो ऑब्वियसली बात है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात है। कहाँ की? ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? किसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना? तो ऑक्सीजन क्या है? इसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।